नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है के शुक्ला और आप देख रहे हैं के क्राइम यात्रा। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश की वजह से मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग किसान हैं, जिन लोगों ने धान की बुआई कर रखी थी, उनका पूरा का पूरा फसल डूब गया है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि अब बारिश रुक जाए, कम से कम जिन लोगों की फसल थोड़ी बहुत बची हो बच जाए, और जिन लोगों का डूब गया है अब उनके लिए क्या ही कर सकते हैं। तो भगवान से सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये रहा मौसम का अपडेट, मैंने सोचा आप लोगों को मैं बताऊं। खैर, अब लौटते हैं आज की कहानी के ऊपर। दोस्तों, एक कहावत है कि इस दुनिया में हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ का समाधान है, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं है। शक की वजह से देश और दुनिया में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसे अपराध हुए हैं। आज की कहानी की जो जड़ है वो शक है। कैसे एक शक की वजह से एक लड़के ने अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है बुलंदशहर, और इसी बुलंदशहर का एक लड़का जिसका नाम प्रदीप होता है। प्रदीप बुलंदशहर के एक गांव से पढ़ाई लिखाई करता है। बहुत ज़्यादा वो पढ़ा लिखा नहीं था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपनी ज़िंदगी में मस्त था, खुश था। लेकिन तभी दिसंबर 2015 आता है। वो अपने एक रिश्तेदार की शादी में जाता है, एक कज़न की शादी थी। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। दरअसल ये लड़की पक्ष की तरफ से थी, और जो लड़का था यानी कि जो प्रदीप था, ये लड़के पक्ष की तरफ से था। तो दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती हैं, दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। पहले तो हाय हेलो होता है, फिर नंबर एक्सचेंज होता है, बातचीत शुरू होती है। जो प्रदीप था उस लड़की के पीछे पागल हो जाता है। अब उसके दिमाग पर सिर्फ एक ही बात थी कि जब वो शादी करेगा तो इसी लड़की से करेगा। ये बात घर तक पहुंचती है। प्रदीप अपने माँ बाप के सामने, अपने परिवार के सामने ये बात रखता है कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। अब माँ बाप उसके जिद के आगे हार जाते हैं और वो कहते हैं कि लड़की के घर वालों से हम लोग बात करेंगे। प्रदीप के माँ बाप प्रदीप का रिश्ता लेकर उस लड़की के घर जाते हैं। लड़की के घर वाले जब पूछते हैं कि लड़का करता क्या है, तो पता चलता है कि लड़का कुछ नहीं करता है, ऐसे यूं ही बेरोजगार घूमता है। लड़की के घर वाले फ़ौरन मना कर देते हैं। लेकिन जो प्रदीप के माँ बाप थे, जो प्रदीप था, वो लड़की वालों को विश्वास दिलाता है। वो कहता है कि शादी हो जाने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, वो ज़रूर नौकरी करेगा और उनकी बेटी को खुश रखेगा। बाकायदा इस पर एक पंचायत भी बैठता है और पंचायत में ये निर्णय लिया जाता है। प्रदीप सबसे वादा करता है, यानी कि अपने माँ बाप से, अपने परिवार से और साथ ही लड़की के घर वालों से, कि वो लड़की को बहुत खुश रखेगा। खैर, इसके जिद के आगे, इसके प्यार के आगे सभी लोग झुक जाते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो जाती है। इधर जो लड़की थी अपने ससुराल में आ जाती है, यानी कि प्रदीप के घर आ जाती है। हनीमून पीरियड ख़त्म होता है। घर वाले अब एहसास दिलाते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, अब अपना देख लो। अब प्रदीप पहले तो इधर उधर छोटी मोटी नौकरी करता है, हाथ पाँव मारता है। फिर वो बुलंदशहर से निकलकर कुछ दिनों तक वो दिल्ली में इधर उधर भटकता है, छोटी मोटी नौकरी करता है, लेकिन उससे उसका गुजारा नहीं हो रहा था। फिर उसको कुछ दोस्तों ने राय दिया कि अगर तुम दिल्ली में ई रिक्शा चलाओगे तो ठीक ठाक पैसे होंगे और तुमको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। फिर ये पैसे इकट्ठा करता है, एक ई रिक्शा लेता है और उसके बाद से दिल्ली में ई रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। कुछ दिन गुजरते हैं। उसके बाद वो अपनी पत्नी को, यानी कि बुलंदशहर से दिल्ली लेकर आता है। दिल्ली में एक जगह है निहाल विहार, और इसी निहाल विहार में एक किराए का कमरा लेता है और दोनों पति पत्नी अब खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन चूँकि ई रिक्शा वो चलाता था, इससे बहुत ज़्यादा इनकम तो नहीं होती थी, लेकिन ये था कि गुजारा हो जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था और लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने तक तो इन दोनों की ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी से, बहुत प्यार से गुजरता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, ज़रूरतें बढ़ती हैं, तो अब खर्चे अट नहीं रहे थे। अब पति पत्नी के बीच नोक-झोंक शुरू हो जाती है। किसी भी तरह प्रदीप मैनेज करता है, लेकिन 6 महीने के बाद उसको 2 चीज़ों ने उसके दिमाग में घर कर लिया। एक तो वो खर्चे से परेशान था क्योंकि कमाई हो नहीं रही थी, और दूसरा उसके दिमाग में एक शक पैदा हो जाता है कि जब वो कमाने जाता है तो घर पर पत्नी अकेली होती है। चूँकि उसकी पत्नी सुंदर थी, तो उसके दिमाग में एक शक बैठ जाता है कि उसके पीठ पीछे जो उसकी पत्नी है अन्य लोगों से मिलती है या कहीं बाहर जाती है। चूँकि उसकी जो पत्नी थी वो काफ़ी सज संवर कर रहती थी, और इसी वजह से जो प्रदीप है अपने पत्नी के ऊपर शक करता था। अब इस शक की वजह से उसको एक लत लग जाती है, और वो लत थी शराब पीने की लत। अब वो रोज़ शराब पी कर आता। अब पत्नी और आग बबूला हो जाती है।
वो प्रदीप से लड़ाई करना शुरू कर देती है कि तुम शराब नहीं पीते थे, अब तुम शराब भी पीना शुरू कर दिए हो। और शराब पीने की वजह से पति पत्नी के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और उसको मारना पीटना शुरू कर देता है। रिश्ते बिगड़ते जा रहे थे। लेकिन प्रदीप की पत्नी जो थी उसके मन में ये था कि हालात जब बदलेंगे, जब ये पैसा अधिक कमाएगा तो ये सारी बुरी आदतें छोड़ देगा और वो अच्छा इंसान बन जाएगा। यहीं पर उसकी पत्नी गलत थी और वो अपनी गृहस्थी को बचाने की कोशिश कर रही थी। खैर धीरे धीरे समय बीतता है और अब ये डेली का हो गया था कि जब भी प्रदीप शाम को 7-8 बजे जब घर आता था, या तो नशे में होता था या बात बात पर अपनी पत्नी से कभी खर्ची को लेकर, कभी कि तुम इतना सस्ती संवरती क्यों हो, तुम बाहर क्यों जाती हो। यानी कि एक तरीके से इन दोनों की जो ज़िंदगी थी, जो वादा इसने कर रखा था अपनी पत्नी से शादी से पहले, वो सारे वादे धूमिल नज़र आ रहे थे और कहीं ना कहीं जो इसकी पत्नी थी वो भी निराश हो चुकी थी। अब तारीख आती है 29 मई 2016 की। 29 मई की शाम 7 से 8 बजे का टाइम था। ये फिर आता है अपने ड्यूटी से, हाथ में एक शराब की बोतल लेकर आता है और जमकर शराब पीता है। अपनी पत्नी के सामने बोतल रखता है और कहता है कि आज तुम भी मेरे साथ शराब पियोगी और मेरा साथ दोगी। पत्नी मना कर देती है क्योंकि वो शराब पीती नहीं थी। अब इस शराब के नशे में एक तरफ शराब पी रहा है और अपनी पत्नी से जो मन में आ रहा है वो बक रहा है। कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ मैं तुमको इसलिए मारता पीटता हूँ कि तुम मेरे पीठ पीछे अलग अलग लोगों से मिलती हो, कुछ गलत काम करती हो, तुम सस्ती हो, संवरती हो। पत्नी जैसे ही ये बात सुनती है वो गुस्सा हो जाती है। फिर वो कहती है कि मैंने तुमसे क्या सोचकर शादी किया था और तुमने मेरी ज़िंदगी क्या बना दी। तुमने कहा था कि तुम मुझे हर वो ऐसो आराम दोगे, हर वो सुख सुविधाएं दोगे, लेकिन ना तुम ठीक से कमा पा रहे हो और ऊपर से तुम मुझ पर शक कर रहे हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात सुनते ही जो प्रदीप था उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इधर जो उसकी पत्नी थी बार बार ये कह रही थी कि मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। पहले तो वो सुनता है, खूब शराब पीता है, बाहर जाता है, बाहर का दरवाज़ा बंद करता है और एक ईंट उठाता है और उसी ईंट से अपनी पत्नी के सर पर दे मारता है। पत्नी ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद वो बाल के सहारे उसको उठाता है और दीवार में उसको 4-5 बार लड़ाता है। वो बेसुध होकर ज़मीन पर गिर जाती है। मारने के बाद ये ज़मीन पर यानी कि फर्श पर बैठता है। जितनी भी शराब बची हुई थी वो सारी शराब पीता है। इतनी देर में तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अब जो खून है वो रिस रहा था और एक तरफ ये बैठकर शराब पी रहा है और उससे बातें भी कर रहा है। कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, लेकिन जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे ये शक होता है कि तुम मेरे पीठ पीछे किसी न किसी से तुम मिलती हो। तुम क्यों सस्ती हो, क्यों संवरती हो, क्यों अच्छे कपड़े पहनती हो, मुझे डाउट होता है तुम्हारे ऊपर। जबकि वो मर चुकी है और ये उससे बात कर रहा है। उसके बाद जब थोड़ा सा ये होश आता है तो इसको ये समझ में आता है कि अरे इसने ये क्या कर दिया। खैर उसके बाद ये उठता है, पूरे जहाँ जहाँ खून के जो छींटे थे उनको साफ़ करता है, अपनी पत्नी को बाथरूम में ले जाता है, अपनी पत्नी को नहलाता है, जो भी कपड़े हैं उसको उतारता है, नए कपड़े पहनाता है, खुद भी नहाता है, अपने भी कपड़े चेंज करता है, दीवार पे जो खून के छींटे थे उनको साफ़ करता है। जब ये सब कुछ कर लेता है तो फिर अपनी पत्नी को अच्छे कपड़े पहनाने के बाद उसको बेड पर रखता है, खुद भी जाता है और उससे पूरी रात बात करता है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे गलत मत समझो। अब ये अनाप शनाप जो भी इसके दिल में आ रहा था, जो भी इसके दिमाग में बातें थी, जिस वजह से इसके घर में, इसके दिमाग में जो जो शैतानियाँ थीं, अच्छा उस समय भी इसको ये शुद्ध नहीं है कि इसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। ये अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में खो चुका था और इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब ये चीज़ें लगातार वो रात भर करता है। इस दौरान में उससे वो पूरी दिल की भड़ास शेयर करता है कि मैं तुमसे क्यों जलता था, मैं तुमसे क्यों नफरत करने लगा था, मैं जानता हूँ कि तुम अच्छी हो लेकिन तुम सजा संवरा मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। अब रात भर इससे बात करता है, फिर उसके बाद वो सो जाता है। अब अगली सुबह होती है। जो आस पड़ोस के लोग थे वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन ये मना कर देता है, कहता है कि दरवाज़ा खोलता नहीं है, बोलता है कि तबीयत ख़राब है। एक दिन बीत चुका है। फिर ये नहाता है, अपना खाना वाना खाने के बाद फिर ये अपनी पत्नी के पास जाता है, फिर उससे बात करता है, उसी बेड पे फिर सोता है। सुबह हो जाती है। अब 2 दिन बीत जाता है। तीसरे दिन इसको थोड़ा बहुत समझ में आता है, जब इसका नशा टूटता है, क्योंकि इसने लगातार शराब पिया था। जब तीसरा दिन होता है फिर ये नहाता है, खाना खाता है और अपनी पत्नी का मोबाइल और अपना मोबाइल लेकर घर का जो ताला है उसको लगाता है और चुपके से घर से बाहर निकल जाता है।
अब इधर जो इसकी जो पत्नी थी, इसके घर वाले इसको फ़ोन करते थे। दरअसल हर दूसरे तीसरे दिन बात होती थी, लेकिन 3 दिन बीत जाते हैं और ये अपनी जो लड़की के माँ बाप थे, जब अपनी बेटी से बात नहीं कर पाते हैं तो जो लैंडलॉर्ड था उसको फ़ोन करते हैं, और पड़ोस का भी उन लोगों ने नंबर ले रखा था। पड़ोसियों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैं पिछले 3 दिनों से फ़ोन कर रहा हूँ। जो लड़की के पिता थे वो कहते हैं, लेकिन मेरी बेटी फ़ोन नहीं उठा रही है। पड़ोसी फ़ौरन घर के बाहर जाते हैं, देखते हैं कि ताला लगा हुआ है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, मौके पर पुलिस आती है। पुलिस वाले दरवाज़ा तोड़कर जैसे ही घर में दाखिल होते हैं, देखते हैं कि एक महिला की लाश बेड पर पड़ी हुई है, और ये भी देखा जाता है कि प्रदीप वहाँ नहीं है। तो पहला जो शक था वो प्रदीप पर ही जाता है। खैर, प्रदीप को ढूंढा जाता है और प्रदीप अपने एक रिश्तेदार के यहाँ से, दिल्ली से ही उसको पकड़ लिया जाता है और पकड़कर उससे पूछताछ होती है। अच्छा, इधर जो पुलिस वाले लड़की की लाश को जब लेते हैं, यानी कि उस कमरे से जब लाश उठाया जाता है, उसको फ़ौरन पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में एक ऐसा खुलासा होता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। पुलिस वाले बताते हैं इस महिला की मौत 72 घंटे पहले, यानी 2 से 3 दिन पहले ही हो चुकी है, और इस महिला के साथ मरने के बाद इसके साथ दुष्कर्म किया गया है, यानी कि गलत काम किया गया है, संबंध बनाया गया है। पुलिस वाले प्रदीप से पूछते हैं तो बताता है कि हाँ, इस 2 से 3 दिनों में मैंने अपनी पत्नी से ढेर सारी बातें की, उसके साथ संबंध भी बनाया। चूँकि मैं उससे प्यार करता था और आज भी प्यार करता हूँ, लेकिन सिर्फ मैंने इसलिए अपनी पत्नी की जान ले ली क्योंकि मुझे उसके चरित्र के ऊपर शक था और मुझे डाउट था कि मेरी गैर मौजूदगी में ये किसी न किसी से मिलती है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम 2 से 3 दिन तक फिर उस लाश के साथ तुमको डर नहीं लगा? तो प्रदीप बताता है कि साहब, मैं इस कदर खो चुका था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मैं ये विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि मेरी पत्नी की मौत हो चुकी है। तीसरे दिन जब मैं कुछ समझ पाता, तब तक मैं जान चुका था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और फिर उसके बाद से मैं घर में ताला बंद करता हूँ और अपने पत्नी का और अपना फ़ोन ले करके मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ चला जाता हूँ। पुलिस वाले भी सोच रहे थे कि ऐसे सनकी इंसान से, मतलब उसकी बातें सुनने के बाद पुलिस वाले भी सिहर उठते हैं। आगे की जो कार्रवाई है पुलिस वाले वो करते हैं। ये मामला आज भी कोर्ट में है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का जो पर्पज़ है, जो मकसद है, वो ये है कि कभी भी आवेश में आकर, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, पहले आप किसी को अच्छे से जानिए, और जानने समझने के बाद ही कोई भी रिश्ता करना चाहिए। सिर्फ अट्रैक्शन या किसी की फिजिकल अपीयरेंस को देखने के बाद कोई सुंदर है या कोई कैसा दिखता है, हालांकि जिसको जो करना है वो करेगा ही, लेकिन फिर भी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक शख्स खुद तो ना कमा पाया, ना अपनी पत्नी को हर वो सुख सुविधाएं दे पाया, ऊपर से वो शक करने लगा। लेकिन अगर शक था तो अपनी पत्नी को गांव रख सकता था, और गांव से डेली, बुलंदशहर से दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो डेली अप डाउन कर सकता था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली अप डाउन करते हैं। या वो अपनी पत्नी से बात कर सकता था इस पर कि देखो मुझे ऐसे ऐसे शक होता है। बहुत सारे उसके रास्ते थे, बहुत सारे उसके निवारण थे। लेकिन दोस्तों, जिसको जो करना है, जिसको जो होना है, वो करके ही रहता है, और नियति में जो लिखा होता है वही होता है। लेकिन इस कहानी से ये सीखा जा सकता है कि शक किसी हंसते खेलते परिवार को या एक अच्छी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। तो इसीलिए मैंने कहानी के शुरुआत में बताया कि हर चीज़ का इलाज संभव है, हर चीज़ का समाधान है, लेकिन इस दुनिया में शक का कोई भी समाधान नहीं है। तो आज कहानी में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।